नमस्कार दोस्तों, सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग खिलजी वंश को पढ़ रहे थे और खिलजी वंश समाप्त हो चुका था। खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था वो था मुबारक शाह खिलजी, और मुबारक शाह खिलजी के साथ ही खिलजी वंश का अंत हो जाता है। हालांकि मुबारक शाह खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है खुसरो खां, और खुसरो खां कुछ समय तक शासन करता है, लेकिन वो खिलजी वंश का शासक नहीं था। और शीघ्र ही खुसरो खां की भी हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और यहां से स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। तो आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुगलक वंश के संदर्भ में यह जानते हैं कि तुगलक वंश का शासन कब से कब तक चला। तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश का जो शासन है वो 1320 से 1398 ईस्वी तक चला, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। दोनों ही सही हैं। देखिए कैसे सही है। क्या होता है कि 1320 से 1398 तक चला। 1398 में क्या होता है? 1398 में आपने तैमूर लंग का नाम सुना होगा। इस तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में पूरी दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया था, और इस तुगलक वंश को भी तहस नहस कर दिया था 1398 में। तो यहीं से तुगलक वंश का अंत मान लिया जाता है कि लगभग तुगलक वंश 1398 से समाप्त हो जाता है। लेकिन होता क्या है, थोड़ा बहुत शासन अन्य शासक करते हैं, कुछ वर्ष ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है, और लगभग यह तुगलक वंश जो है मान सकते हैं कि 1414 तक चला। थोड़ा बहुत शासन अन्य शासकों ने किया, तो अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। लेकिन 1414 ईस्वी के बाद तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और एक नए वंश का उदय होता है दिल्ली सल्तनत में, सैयद वंश का। तो सैयद वंश जब पढ़ेंगे तो ये सब जानकारियां होगी। फिलहाल इतना ही यहां पर याद रखते हैं कि जो तुगलक वंश है वो 1320 से 1398 ईस्वी तक अथवा 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। एक बात यह हो गई तुगलक वंश का शासन काल, तुगलक वंश के संदर्भ में पहली बात। दूसरी बात देखिए, तुगलक वंश के बारे में क्या है, पूछा जाएगा आपसे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इस गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है। अभी आगे भी बताएंगे क्यों कहा जाता है। तो यही गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक है। दूसरी बात तुगलक वंश के संदर्भ में। अब देखिए एक बात तुगलक वंश के संदर्भ में जानते हैं। हमने देखिए पढ़ा हुआ है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद में हम लोगों ने पढ़ा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश। तो इन सभी वंशों के अगर शासन जोड़ लिया जाए, सभी वंशों का, गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश तक, सभी का अगर शासन कार्य देख लिया जाए, सभी की अवधि अगर देख ली जाए कि किस वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो हम ये देखेंगे कि तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। तो यहां से प्रश्न बन करके आता है तुगलक वंश के संदर्भ में कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश था जिसने सबसे अधिक शासन किया। तो कौन सही होगा? ऑप्शन में तुगलक वंश सही होगा। तो तुगलक वंश के संदर्भ में यह दूसरा फैक्ट हो गया। अब देखिए जानते हैं तुगलक वंश के संबंध में तीसरा फैक्ट क्या है। तुगलक वंश के संबंध में तीसरा फैक्ट यह है कि जितने भी तुर्क राजवंश थे, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत में तुर्क राजवंश हुए, अगर उन तुर्क राजवंशों में हम देखें तो यह तुगलक वंश भी तुर्क राजवंश ही था। लेकिन इस तुगलक वंश के बाद
दिल्ली सल्तनत में किसी तुर्की राजवंश ने शासन नहीं किया। तो प्रश्न यहां से निकल के आया कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा अंतिम वंश था जो तुर्की राजवंश से संबंधित था। तो तुर्की राजवंश से संबंधित दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो यही तुगलक वंश था। तुगलक वंश के बाद कोई भी तुर्क राजवंश दिल्ली सल्तनत में नहीं हुआ। तो ये एक फैक्ट महत्वपूर्ण तुगलक वंश से बनकर के आता है। तो ये तो 3 फैक्ट हमने पढ़ लिए तुगलक वंश के संदर्भ में। अब देखिए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, पहले ही बता चुके, गयासुद्दीन तुगलक। तो अब जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण बातें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो सबसे पहली बात गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल कब से कब तक था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था इसका शासन काल 1320 से ही तुगलक वंश प्रारंभ हो रहा है। तो गयासुद्दीन जो तुगलक का शासन काल था वो 1320 से 1325 ईस्वी तक था, यानी इसने लगभग 5 वर्ष तक शासन किया हुआ था। पहली बात, पहला फैक्ट इसका शासनकाल गयासुद्दीन तुगलक का। दूसरा फैक्ट देखिए इस गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या है। दूसरा फैक्ट यह है कि आप लोगों ने जब अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में हमने पढ़ाया था तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को जो भूमि दी गई थी उसको खालसा भूमि में बदल दिया था, यानी कि अमीरों से भूमि वापस ले ली थी और उसको सरकारी भूमि बना दिया था, खालसा भूमि बना दिया था। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि अपने कब्जे में ले लिया था सरकार ने। यह काम किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ठीक इसके विपरीत काम किया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने क्या किया कि जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों से भूमि वापस ली थी वो भूमि अमीरों को पुनः दे दी। यह काम किया गयासुद्दीन तुगलक ने। तो प्रश्न बन के आता है कि जो अमीरों को वापस भूमि देने का काम किस शासक ने किया, तुगलक वंश के किस शासक ने किया या दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया। तो वो किया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। एक बात ये हो गई। अब अगली बात जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया हुआ था, यानी मंगोलों का बार बार आक्रमण होता था और इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया हुआ था। यानी प्रश्न बनता है 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक गयासुद्दीन तुगलक था। एक बात यह हो गई। अब अगला फैक्ट जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। देखिए इसने मंगोलों के आक्रमण का जो सामना है बहुत ही सफलतापूर्वक किया था। भाई 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया और 29 बार इसने मंगोलों को जो है पराजित किया हुआ था। तो इसका मतलब वो मंगोलों से सफलतापूर्वक उसने सामना किया था। इसी कारण मंगोलों से जब इसका युद्ध होता था तो ये उसका सफलतापूर्वक सामना करता था। इसीलिए इसने एक उपाधि धारण की हुई थी मलिक उल गाजी की। इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, या हम कह सकते हैं मलिक उल गाजी कहें या गाजी मलिक कहें। तो इसीलिए इसी कारण इसने उपाधि धारण की थी मलिक उल गाजी या गाजी मलिक की। तो प्रश्न बनता है कि गाजी मलिक के नाम से किस सल्तनतकालीन शासक को जाना जाता है। तो गाजी मलिक नाम से जो है वो गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। अगला फैक्ट देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अगला फैक्ट यह है कि दिल्ली सल्तनत में यह पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिंचाई व्यवस्था को, राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले नहरों और कुओं का निर्माण कराया था। यानी सिंचाई व्यवस्था को बहुत अच्छा करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए
सबसे पहले नहरों और कुओं का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। एक बात। अगली बात देखिए, अगला फैक्ट गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अगला फैक्ट यह है कि अकाल से निपटने के लिए भी इसने कार्य किया हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने अकाल से निपटने के लिए इसने क्या कार्य किया हुआ था? अकाल से निपटने के लिए इसने सर्वप्रथम अकाल संहिता बनाई थी। यानी अकाल से निपटने के लिए इसने अकाल संहिता बनाई, कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए जिसका पालन सुनिश्चित किया जाता था। तो अकाल संहिता बना करके जो है अकाल से निपटा जाता था। तो ऐसा ये पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अकाल से निपटने के लिए अकाल संहिता बनाई हुई थी। एक ये फैक्ट हो गया गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब अगला फैक्ट जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगला फैक्ट यह है कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने डाक व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित करने का कार्य किया था। यानी डाक व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित करने का श्रेय अगर दिया जाता है तो वो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्न में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने डाक व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित करने का कार्य किया हुआ था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। एक बात। अगला फैक्ट जानते हैं। देखिए, अगला फैक्ट यह है कि एक प्रश्न बनता है कि निजामुद्दीन औलिया, आपने सुन रखा है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, और किसके गुरु थे? ये अमीर खुसरो के गुरु थे। तो एक प्रश्न बनता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के संदर्भ में यह कहा है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? प्रश्न बनता है, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के संदर्भ में यह कहा है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? तो वो सल्तनतकालीन शासक था गयासुद्दीन तुगलक। इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये बातें हो गई गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, कुछ फैक्ट हो गए। अब देखिए, जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या कार्य किया हुआ था। देखिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने एक कार्य तो यह किया था कि दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर इसने तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया था। यानी तुगलकाबाद नामक नया नगर, या कह सकते हैं तुगलकाबाद का किला। तो तुगलकाबाद नामक नया नगर अथवा तुगलकाबाद का किला जो है वो दिल्ली में इसने स्थापित किया था, वहीं दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर। तो पहला कार्य तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने ये किया हुआ था। दूसरा कार्य जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में किया था, इसने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था। यानी गयासुद्दीन के मकबरे का निर्माण इसने दिल्ली में कराया हुआ था। स्वयं अपने मकबरे का निर्माण कराया था। तो ये दो तथ्य इसके स्थापत्य कला के क्षेत्र में याद रखेंगे। अब देखिए, आगे जानते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई गयासुद्दीन तुगलक की, और इसकी मृत्यु के बाद कौन शासक हुआ। तो क्या हुआ था, एक बार ये बंगाल अभियान से लौट रहा था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया हुआ था और बंगाल अभियान से वापस दिल्ली लौट रहा था। रास्ते में क्या हुआ कि जूना खां कौन था? जूना खां ये गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था। जूना खां, इसी को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये पुत्र था किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसने क्या किया था, इसने एक लकड़ी का महल बनवाया हुआ था और इस लकड़ी के महल में ही दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। अब क्या कारण था यह स्पष्ट नहीं है कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसा लकड़ी का महल बनवाया था, जानबूझ के हत्या की थी पिता की या क्या था, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यानी जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनवाया हुआ था और ये
बंगाल अभियान से लौट रहा था और इसी लकड़ी के महल में जो है दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी में। यह घटना 1325 ईस्वी में हुई थी। तो इतने फैक्ट हो गए गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई 1325 ईस्वी में। अब शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां। तो अब जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1325 से इसने 1351 तक शासन किया हुआ था, यानी लगभग 26 वर्ष तक इसने शासन किया हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह हमने पहले भी बताया हुआ था कि जूना खां ने लकड़ी का महल बनवाया हुआ था और जब बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था तब इसी लकड़ी के महल में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। अगला फैक्ट जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। यह मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? यह मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। अगली बात देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जितने भी मध्यकालीन सुल्तान हुए हैं, जितने भी मध्यकालीन सुल्तान हुए, अगर हम सभी सुल्तानों पर दृष्टि डालें और मोहम्मद बिन तुगलक पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित था, सबसे अधिक योग्य था और सबसे अधिक विद्वान था। यानी मध्यकालीन जितने भी सुल्तान हुए उन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक विद्वान और सबसे अधिक योग्य व्यक्ति था। क्यों योग्य था? देखिए, यह मोहम्मद बिन तुगलक खगोल शास्त्र में, यह मोहम्मद बिन तुगलक गणित में, आयुर्विज्ञान में और भी अनेक विधाओं में निपुण था। यानी खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान समेत अनेक विधाओं में यह मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ऐसा हम मध्यकालीन जितने भी सुल्तान हुए, ऐसा शिक्षित सुल्तान हम किसी को भी नहीं देखते हैं जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक था। तो यहां से एक प्रश्न बनकर के निकलता है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित सुल्तान कौन सा था? तो हम टिक करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और तथ्य जानते हैं। देखिए, अब मोहम्मद बिन तुगलक के 5 अभियानों के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 अभियान चलाए हुए थे और ये 5 अभियान मोहम्मद तुगलक के बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इन 5 अभियानों के बारे में एक एक करके जानते हैं। हालांकि इसके ये 5 अभियान असफल रहे थे। असफलता का कारण यह था कि इसने जो भी अभियान चलाए थे उसमें उसकी हालांकि सोच बहुत ही दूरदर्शी थी, लेकिन वहां के तात्कालिक समाज के अनुरूप वो जो अभियान थे वो खरे नहीं उतरे थे और उसकी जो ये अभियान चलाए हुए थे वो सारे के सारे असफल हो गए थे। खैर, एक एक करके इन अभियानों के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला अभियान इसने क्या चलाया हुआ था? पहला अभियान ये चलाया था कि इसने दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी थी। कर कितना लागू कर दिया था? कर दिया था उपज का 1/2 भाग, यानी 50% कर लिया जाएगा दोआब के क्षेत्र में। ऐसा इसने इसलिए किया ताकि जो है राजस्व में वृद्धि की जा सके। दोआब का क्षेत्र आप लोग जानते हैं। दोआब का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? 2 नदियों के जो मध्य का क्षेत्र होता है उसे दोआब का क्षेत्र कहते हैं। तो जब दोआब का क्षेत्र 2 नदियों के मध्य स्थित है तो स्वाभाविक है कि वो क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होगा और इसी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां पर कर की वृद्धि की हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या? यह योजना इसकी असफल हो गई। असफल क्यों हो गई? वहां पर उस समय अकाल फैल गया और प्लेग भी हो गया। यानी अकाल और प्लेग फैल गया जिसके कारण जो किसान थे वो उसके द्वारा निर्धारित कर को देने में सक्षम नहीं थे, वो कर को नहीं दे पाए और उसको यह योजना अपनी वापस लेने पड़ी। कर वृद्धि की जो योजना लागू की थी उसको जो है वापस ले लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस प्रकार से इसका प्रथम अभियान जो था वो असफल हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे अभियान की। इसने अपने दूसरे अभियान में क्या किया? देखिए, 1327 ईस्वी में इसने क्या किया कि अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी के दौलताबाद में कर दी।
राजधानी अभी कहां थी? दिल्ली थी। दिल्ली से स्थानांतरित करके कहां ले गया? देवगिरी के दौलताबाद क्षेत्र में। यह देवगिरी का दौलताबाद क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां पर उसने अपनी राजधानी बना दी। क्यों बनाई उसने अपनी राजधानी दौलताबाद में? उसके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला जो कारण था वो ये था कि महाराष्ट्र का जो दौलताबाद क्षेत्र है वो लगभग भारत के मध्य में पड़ता है और वहां पर वो बैठ करके पूरे भारत पर अपना नियंत्रण बनाना चाहता था। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि वहां पर उसको मंगोलों के आक्रमण का खतरा नहीं था, क्योंकि मंगोल कहां पर थे? मंगोल थे सिंधु नदी के तट पर। तो सिंधु नदी के तट के आसपास, और यहां पर महाराष्ट्र में तो मंगोल थे नहीं, तो मंगोलों के आक्रमण का उसको खतरा नहीं था दौलताबाद में। तो इस कारणों को देखते हुए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहां कर दी? दौलताबाद। लेकिन इसने गलती कर दी। गलती यह कर दी कि स्वयं जाता वहां पर अपनी राजधानी बनाता, वो अलग बात थी। इसने क्या किया? दिल्ली की जितनी भी जनता थी वो सारी जनता को ले गया अपने साथ। कहां पर? दौलताबाद में। तो जब सारी जनता को दौलताबाद अपने साथ ले गया पूरी जनता, तो क्या होगी? सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो डगमगा गई। जब सारी व्यवस्थाएं डगमगा गई तो इसको ये जो योजना थी वो भी अपनी वापस लेनी पड़ी और इस प्रकार से इसका ये जो दूसरा अभियान था वो भी असफल हो गया। तो पहला अभियान भी इसका असफल हो गया और दूसरा अभियान भी असफल हो गया। अब देखिए तीसरा अभियान इसने कौन सा चलाया? तीसरा अभियान चलाया इसने 1329 और 30 के आसपास। क्या किया इसने? एक नई सोच के साथ इसने यह अभियान चलाया। क्या अभियान चलाया? इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। बहुत ही नवीन सोच थी उस समय के समाज के अनुरूप। सांकेतिक मुद्रा चलाना जो कि आज वर्तमान में चलती है, ऐसा सोचना उसकी एक नवीन सोच थी उस समय के समाज के अनुरूप। लेकिन यह भी योजना इसकी असफल हो गई। क्यों हो गई? देखिए जानते हैं। इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और इसके तहत सोने और चांदी के जितने भी सिक्के थे वो सारे के सारे जमा करा लिए। जितने भी क्षेत्र में उसके सोने और चांदी के सिक्के थे वो सारे सिक्के इसने जमा करा लिए और उसके स्थान पर इसने क्या किया? तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ यह हो गई कि मार्केट में तांबे और कांसे के नकली सिक्के भारी मात्रा में आ गए और जब मार्केट में तांबे और कांसे के सिक्के नकली आ गए भारी मात्रा में, तो सारी जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई। और जब सारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई तो उसको यह फैसला वापस लेना पड़ा अपना मोहम्मद बिन तुगलक को, और इस प्रकार से इसका यह तीसरा जो अभियान था एक नई सोच के साथ वो भी असफल हो गया। अब देखिए यहां से एक प्रश्न निकल करके आता है इस अभियान से कि वो पहला शासक कौन था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में किया हुआ था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला पहला जो शासक था वो यही मोहम्मद बिन तुगलक MBT था। एक प्रश्न यह निकल करके आता है। दूसरा देखिए प्रश्न कौन सा निकल करके आता है? एक प्रश्न यह निकल करके आता है कि किस देश ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रचलन किया हुआ था? क्यों? क्योंकि इसने जो प्रचलन किया था सांकेतिक मुद्रा का यह असफल हुआ था। यह असफल प्रचलन था, इसका सक्सेस नहीं हुआ था। तो प्रश्न बन के आता है वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रचलन किया हुआ था? तो वो देश था चीन। याद रखेंगे, सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रचलन करने वाला सबसे जो पहला देश था वो था चीन। तो इस प्रकार से 3 अभियानों के बारे में हमने जाना। पहला अभियान, दूसरा अभियान और तीसरा अभियान, और तीनों अभियान इसके असफल हो गए। अब जानते हैं देखिए चौथे अभियान के बारे में। देखिए चौथे अभियान के तहत इसने क्या किया? मध्य एशिया में एक क्षेत्र पड़ता है खुरासान। मध्य एशिया का एक क्षेत्र है खुरासान। वहां पर क्या था उस समय की पोजीशन? वहां पर किसी का स्थायी शासन नहीं था और वहां से मंगोल भी लगभग पूरे समाप्त हो चुके थे। तो इसने सोचा कि वहां पर स्थायी शासन भी नहीं है और मंगोल भी लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, तो वहां पर कब्जा करने की इसने योजना बनाई कि खुरासान में क्या कर लिया जाए? कब्जा कर लिया जाए। और
कब्जा करने के उद्देश्य से इसने क्या किया, 3,70,000 सैनिकों को एडवांस में वेतन दे दिया। बहुत अधिक राजस्व इसमें खर्चा हुआ, 3,70,000 सैनिकों को इसने एडवांस में वेतन दे दिया इस अभियान के तहत। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्यवश वहां पर खुरासान में शासन स्थापित हो गया, स्थायी शासन स्थापित हो गया और इसको यह योजना वापस लेनी पड़ी और इसका चौथा अभियान भी असफल हो गया। तो इस प्रकार से दुर्भाग्य ने इसका साथ दिया और 4 के चारों अभियान असफल हो गए। अब जानते हैं, देखिए 5वें अभियान के बारे में। 5वां इसका अभियान क्या था? 5वां अभियान था, एक जगह है कराचिल। कराचिल कहां पड़ता है? कराचिल पड़ता है हिमाचल प्रदेश की कुमाऊं पहाड़ियों पर। यानी हिमाचल प्रदेश आप जाएं, वहां पर कुमाऊं पहाड़ी है, वहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है कराचिल। तो वहां पर इसने क्या किया, कब्जा करने की योजना बनाई कि कराचिल पर कब्जा कर लिया जाए। कराचिल पर वो कब्जा क्यों करना चाहता था? कराचिल पर कब्जा करने के उसके 2 उद्देश्य थे। एक तो पहला उद्देश्य था जनजातीय विद्रोह को दबाना। वहां पर जनजातीय विद्रोह हुआ करते थे, तो उस जनजातीय विद्रोह को दबाना उसका एक उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य यह था कि अगर हम वहां पर कब्जा कर लेंगे तो वहां से हम चीन में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। तो चीन देश में प्रवेश आसानी से हम कर जाएंगे, ऐसा उसका सोचना था और उसने पूरी योजना बनाई, सैनिकों को ले गया। लेकिन यहां पर भी दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा और क्या हुआ कि जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो बहुत ही दुर्गम थे और इन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना थी वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुई। और जब आगे बढ़ने के लिए सेना तैयार नहीं हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपना यह अभियान भी रद्द करना पड़ा। तो इस प्रकार से इसका यह जो 5वां अभियान था वो भी फेल हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हालांकि दूरदर्शिता का परिचय दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके 5 अभियान जो है वो असफल हुए थे। तो इतने तथ्य हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाने। अब देखिए आगे कुछ तथ्य जानते हैं। सबसे पहला तथ्य अन्य तथ्यों में यह है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो एक बुद्धिमान मूर्ख शासक था। यानी बुद्धिमान भी था और मूर्ख भी था। बुद्धिमान क्यों था? हम पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों में सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक शिक्षित और सबसे अधिक योग्य व्यक्ति था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। पहले ही बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान समेत अनेक विधाओं में निपुण था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान शासक था। लेकिन हमने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान मूर्ख शासक था, यानी मूर्ख भी था। मूर्ख क्यों था? मूर्ख इसलिए था क्योंकि जो इसकी योजनाएं रहती थी वो बहुत ही सनक भरी योजनाएं थी। इसको सनक आती थी और उस सनक में कई योजनाएं वो लागू कर देता था। उसको ये नहीं देखता था कि ये योजना फील्ड में सफल होगी कि नहीं होगी, उस पर विचार नहीं करता था कि समाज की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप हमारी ये योजनाएं हैं कि नहीं हैं। हालांकि दूरदर्शिता थी उसकी योजनाओं में, लेकिन वो खरी नहीं उतर पाती थी उस समय के समाज के अनुरूप। इसलिए उसकी योजनाएं क्या हो जाती थी? फेल हो जाती थी। तो इस प्रकार से जो उसकी ये सनक भरी योजनाएं होती थी, इसी कारण इसको एक मूर्ख शासक भी कहा जाता है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक की संज्ञा दी गई है। यानी यहां से एक प्रश्न बनकर के निकलता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसे बुद्धिमान मूर्ख शासक की संज्ञा दी जाती है? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। एक बात हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दूसरे तथ्य देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या है। दूसरा तथ्य यह है कि अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण, अपने क्रूर कार्यों के कारण और दूसरों के सुख दुख
के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण, यानी अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण, अपने क्रूर कार्यों के कारण और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको रक्त पिपासु कहा जाता है, इसको पागल कहा जाता है, इसको स्वप्नशील कहा जाता है। यानी यहां से प्रश्न बनकर के आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील कहा जाता है? तो वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरी बात यह हो गई अन्य तथ्य में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अन्य तथ्य में तीसरा तथ्य जानते हैं। तीसरा तथ्य यह है कि इसने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना की हुई थी। उस नवीन कृषि विभाग का नाम था दीवान ए कोही, दीवान ए कोही या अमीर ए कोही। तो दीवान ए कोही कहें या अमीर ए कोही कहें, इस कृषि विभाग की स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की हुई थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि दीवान ए कोही अथवा अमीर ए कोही दे देगा नामक नवीन कृषि विभाग की उस स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की हुई थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, इसने इस नवीन कृषि विभाग की जो स्थापना की हुई थी, इसमें क्या किया हुआ था इसने? यह भी इसका उस समय का एक बहुत नवीन प्रयोग था, बहुत नया प्रयोग था। क्यों नया प्रयोग था? क्योंकि इसने क्या किया कि एक इसमें फसल चक्र की इसने योजना बनाई। इस कृषि विभाग की जब उसने स्थापना की तो एक फसल चक्र की योजना बनाई और उसने क्या क्या किया कि जो किसान थे उनकी भूमि को सरकारी नियंत्रण में ले लिया, यानी अपने सरकारी नियंत्रण में ले करके जो है कृषि उसने कराई किसानों से और किसानों की भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो देखा जाए तो ये उस समय के जमाने का एक बिल्कुल नवीन प्रयोग है। लेकिन हुआ क्या? यह योजना भी इसकी असफल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो अधिकारी थे उन्होंने अनदेखी की, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरा फैक्टर कुछ ऐसा था कि जो किसान थे, जो उनको भूमि उपलब्ध कराई थी, वो उपजाऊ नहीं थी, तो किसानों ने रुचि नहीं दिखाई खेती करने में। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे फैक्टर बने कि जो ये कार्य इसने किया कृषि के विकास के लिए, इतना सब विभाग बनाया वगैरह, तो ये भी इसका जो है वो असफल हो गया। तो इस प्रकार से ये असफल अभियानों के कारण ये जो है जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कुछ फैक्ट हो गए अन्य तथ्यों में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एक तथ्य और जान लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा पहला शासक था जो हिंदुओं के होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था। यानी जो हिंदुओं का होली त्योहार होता है उसके सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो पहला शासक जो था वो MBT मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो ये सारे अन्य तथ्य भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाने हम लोगों ने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गयासुद्दीन बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे की क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।